इसको गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है। गाय हमारी माता है, ये हमको प्राइमरी लेवल से पढ़ाया गया है। सब जानते हैं कि हिंदुओं की देवी के रूप में है, 33 कोटि देवता हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मैं एक बार उनको इसके लिए बहुत 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 बधाई देता हूँ। 30 की जगह महाराज जी ने 50 रुपये कर दिए। 50 रुपये के बाद कोई समस्या नहीं थी। वो गाय को खिला नहीं रहे हैं और गाय कमजोर हो रही है। मुझे कभी कभी रोना आता था कि ये कर क्या रहे हैं। मैं बहुत डांटता था। दोनों ही धर्मों के लोग थे या सिर्फ आप कह रहे हैं मुस्लिम खेमे के लोग थे? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक विषय रखा। हमारे ध्यान में आया, मैंने कि ये गाय जो है बचाने के लिए केवल इस तरह से नहीं चलेगा। ये जो गाय का गोबर और गौमूत्र पे जब तक काम नहीं होगा तब गाय नहीं बचेगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है गौ माता। मेरा सौभाग्य रहा एक फिल्म जिसको लेकर मैंने काफ़ी बातें की है, काफ़ी पॉडकास्ट किए और लोगों को अपने सीमित ज्ञान से गौ माता के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया। लेकिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो सचमुच गौ माता के लिए जो कुछ किया जा रहा और कितना एडवांस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है, वर्तमान के जेन जी को भी शामिल किया जा रहा है, वैज्ञानिक प्रयोगों को भी शामिल किया जा रहा है, उत्पादकता को भी देखा जा रहा है और गौ माता के सम्मान को विशेष तौर पर देखा जा रहा है। मेरे साथ माननीय रमाकांत उपाध्याय जी इस वक्त मौजूद हैं, सदस्य हैं गौ सेवा आयोग के, राज्य मंत्री हैं दर्जा पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो रमाकांत जी, शुरुआत इसी बात से मैंने जैसे कहा कि क्योंकि मेरी थोड़ी संक्षिप्त बातचीत हो गई थी, कुछ मुझे पता भी है कि आप लोग किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। गौ सेवा को जब तक व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें आज के युवा को मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग डेयरी में जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें ये प्रोडक्ट्स के डिमांड्स बहुत हैं और बहुत सारे युवा मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो IIT पढ़े, विदेशों में काम किया और फिर यहाँ आकर गाय से जुड़े हुए व्यवसाय को कर रहे हैं जी, इसको एनकरेज करने के लिए सबसे पहले तो क्या प्रयास? देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसको गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है। गाय हमारी माता है, ये हमको प्राइमरी लेवल से पढ़ाया गया है। थोड़े से बड़े हुए तो लगातार समझ में आया कि इसके लिए संतों से लेके सभी लोग आंदोलनरत रहे और उसके नारे भी लगाए जाते थे, गाय बचेगी तो देश बचेगा। उस समय हमारे मन में प्रश्न उठता था कि ये जो जगह जगह पर कोई बात होती है, संत और धर्म से जुड़े हुए लोग, तो ये नारा लगवाते हैं गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो मैंने कहा ये गाय बचेगी तो देश बचेगा, कैसे बचेगा? फिर थोड़ा सा और मैं संघ का विभाग कार्यवाह रहा RSS में लंबे समय तक। उसके बाद में संगठन ने मुझे गौ सेवा की जिम्मेदारी दे दी। मैं प्रांत का गौ सेवा संयोजक ब्रज का हुआ। तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई कि जहाँ भगवान कृष्ण ने काम किया है जिन गैया मैया के लिए, और वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। फिर सारी चीज़ों में हम लोगों ने काम करना शुरू किया प्रांत के अंदर। लगातार उसके लिए प्रशिक्षण कराए, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे हमने लगातार प्रशिक्षण किए, कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करी। मेरे घर में भी उस समय में, चूँकि बाजार में रहता था फिरोजाबाद में, तो मेरे पास भी गाय नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं गौ सेवा का काम कर रहा हूँ तो पहले उसका मैं भी तो समझूं। मैं अपने घर पे गाय लाया। गाय लाने के बाद में, चूँकि गाय के साथ में संगठन की तरफ से भी वो गाय और प्राकृतिक खेती और ये सारे विषय मिलके एक पूरा एक कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों का अध्ययन बढ़ा, हमारे भी प्रशिक्षण हुए, हम लोग काम करने लगे। हमने ये इसके मॉडल बनाया, उसको भी बनाया, वो भी बनाया। तो गाय का जो महत्व है वो अपने जीवन में उतरना शुरू हुआ। दूसरा, और चीज़ें कम समझ में उस समय आ रही थी, लेकिन 1.5 साल, 1.25 साल पहले माननीय
मुख्यमंत्री जी की टीम में हम शामिल हुए, हमारे संगठन की कृपा रही, हमको उन्होंने उधर भेजा कि भाई गौ सेवा में आप काम करिए। मैं पहुंचे, मैं पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मेहनत से गौशालाओं को देखना शुरू किया। क्यों, मैं गौशालाओं पहले भी जाता था, बुरी स्थितियां मिलती थी, मन दुखी हो जाता था, द्रवित हो जाता था, भाई इसका कैसे होगा। तो हम लोग खेती पर उस पर काम कर रहे थे, भाई दूध बढ़ना चाहिए, नस्ल सुधार होना चाहिए। तो हमने अपने यहाँ गाय रखे, हमने नस्ल सुधार भी किया। हमारी गाय जो 6-7 लीटर दूध देती थी, आज उसकी बच्चियाँ जो गाय हो बनी हैं वो 12-13 लीटर दूध दे रही हैं। वो किया हमने, गाय के गोबर से उससे खेती, थोड़ा सा एक मॉडल बनाया शहर में, वो किया। ये सारी चीज़ों का एक गहराई में, सारी चीज़ों में हम गए। जाने के बाद जब आयोग में पहुंचे तो हम गौशालाओं का निरीक्षण करने लगे, चूँकि सरकार शासन की तरफ से हमें निरीक्षण करना था, उनकी सुधार कराने थे उनके पास। तो देखा कि लोग सुधरने में नहीं आ रहे थे, अच्छे लोगों की संख्या इस क्षेत्र में कम थी। जैसे मतलब उदाहरण बताइए कैसे सुधरना है? ऐसे मान लीजिए कि सब जानते हैं कि हिंदुओं की देवी के रूप में है, 33 कोटि देवता हैं। चूँकि मैंने ब्रज से काम शुरू किया, तो ब्रज में रहता हूँ, तो मैंने ब्रज के जिलों में जाना शुरू किया। तो गाय को जो सरकार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मैं एक बार उनको इसके लिए बहुत 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 बधाई देता हूँ। उनके लिए मैं वंदन करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को मिले, जो पहला काम वो गाय पे उन्होंने शुरू किया। गाय जैसे ही बैठे, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर कत्लखाने बंद कराए। गैया की सेवा वो पहले से करते थे, तो इसलिए गाय के प्रति उनका वो था। 30 रुपये देते थे पहले सरकार, 30 की जगह महाराज जी ने 50 रुपये कर दिए। 50 रुपये के बाद कोई समस्या नहीं थी, 50 रुपये में गौशाला चलती है। तो देखा जो हमारे विचार के विपरीत लोग हैं या धर्म के विपरीत लोग हैं, वो गाय को खिला नहीं रहे हैं और गाय कमज़ोर हो रही है। ये जब हम गए तो मैं आपको अपने हृदय की बात कर रहा हूँ कि मुझे कभी कभी रोना आता था कि ये कर क्या रहे हैं। मैं बहुत डांटता था। धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमें उसमें निकल के आई, कुछ लोग सुधरे, हमने शपथें दिलवाई। दोनों ही धर्मों के लोग थे या सिर्फ आप कह रहे हैं मुस्लिम खेमे के लोग थे? मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदू भी थे। जो भी थे, जो गाय का नहीं, वो फिर अपना फायदा देख रहे थे, गाय के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं। हाँ, ठीक है, समझ। तो ये सारी कठिनाइयों को समझते हुए कैसे निदान हो, इस पे हम लोग अध्यक्ष जी के साथ में अपने आयोग में बैठ के चर्चा करते थे, भाई कैसे हो सकता है। तो हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही सज्जन हैं, तो वो बोले कि दंड से नहीं होगा। मैंने की शक्ति भी चाहिए शासन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने एक तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई अब हमको उपाय सोचने चाहिए कैसे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक विषय रखा, हमारे ध्यान में आया। मैंने कि ये गाय जो है बचाने के लिए केवल इस तरह से नहीं चलेगा। हमने महाराज जी को विषय बताया। मैं, महाराज जी, ये जो गाय का गोबर और गौमूत्र पे जब तक काम नहीं होगा तब गाय नहीं बचेगी। तो इसलिए हम जो मुख्यमंत्री जन सेवकता योजना में गाय देते हैं, 1 से 4 गाय हम युवाओं को पहले से देते आ रहे हैं। उसका खाने का खर्चा 50 रुपये वो उनको दे दिया जाता है। तो हमने कहा इसको इतना ही नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि इतने से बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग गाय लेते थे वो, उनकी मस्तिष्क में गाय दूध देने वाली होनी चाहिए, तो वो गौशाला में जाके वो केवल दूध वाली गाय देखते थे। और दूध वाली हो तो फिर वही गौशाला में क्यों हो, बिना दूध वाली गाय। तो हमने कहा भाई ये तो इसके पास गौमूत्र है और जो गोबर है, तो वो हमने महाराज जी को बताया। मैंने, महाराज जी अगर किसान के यहाँ बायोगैस और दे दी जाए और बायोगैस से उसकी सिलेरी निकलेगी, उसको गैस मिल जाएगी, सिलेरी से वो खेती कर सकता है, प्राकृतिक खेती हो जाएगी। जब प्राकृतिक खेती करेगा तो सबसे बड़ी बात होगी कि जो 2421 रुपये
सरकार एक डीएपी बोरी पर सब्सिडी देती है, यूरिया पे 1700 रुपये देती है एक बोरी पर। जब तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, वो सरकार को भी बच जाएगा। सामान्य रूप से चूंकि हम कई वर्ष से प्राकृतिक खेती पे भी काम कर रहे हैं, तो लोग जो कंपनियों के उसमें फंसे हुए हैं, वो डीएपी यूरिया लाता है और डाल देता है, तो इसमें से सामान्य रूप में वो निकलना शुरू हो जाएगा। एक सामान्य प्रक्रिया में उसके यहाँ स्लैरी होगी, उसके यहाँ बायोगैस होगी लगी होगी, तो उसके यहाँ एक छोटी फैक्ट्री लग गई, उसके यहाँ खाद बन रही है, तो वो डालेगा खेत में, तो माने उसका प्राकृतिक खेती होना शुरू हो जाएगी। उसमें कोई अलग से कठिनाई या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। महाराज जी ने कहा कि आप करिए काम। हम लोगों ने उस दिन से दूध बाई प्रोडक्ट है, वास्तविकता यही है। गाय के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो गौमूत्र है और उसका गोबर है। गोबर को हम कहते हैं कि ये गाय के द्वारा दिया हुआ वरदान है हमारे लिए, धरती के लिए वरदान है, हमारे लिए वरदान है। गौमय बसते लक्ष्मी इसलिए कहा गया है। तो मैंने ये सारी चीज़ देखी कि जो संत लोग नारा लगवाते थे, गावो विश्वस्त मात्रा है उसको कहा गया, वेदों में पुराणों में ये लगातार उल्लेख है, सर्वदेवमयी गौ माता। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते करते ये सारी चीज़ समझ में आने लगी कि जो वेदों में पुराणों में जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो लिपिबद्ध किया है, वो सारी चीज़ें एक एक बिंदु, एक एक उसका शब्द है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पूरा रिसर्च के बाद है, क्योंकि जो हमारे रिसर्च ऋषि मुनि थे वो डायरेक्ट वो रिसर्च करता थे। वैज्ञानिक कोई दो राय नहीं है कि गौवंश जो है, और खासतौर पर गौ माता, ये हमारे लिए वैज्ञानिक रूप से भी ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बायोगैस के बारे में, किसानों को कैसे प्रेरित करें के बारे में कही, तो इस पर एग्जीक्यूशन में कैसे बढ़े? क्या इसको सब्सिडाइज किया जाएगा? इसके लिए एनकरेजमेंट कैसे देंगे कि लोग, और क्या उसको केंद्रीकृत किया जाए कि एक जगह पर सब इकट्ठा हो जाए और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए? प्राकृतिक खेती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिमांड देखिए मार्केट में बहुत डिमांड है। मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट मैं आपको बताऊं। फिर हम लोगों ने इस पर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर बैठकें लेना शुरू, बैठकें हम लोग लेते ही बैठकें करें की, तो उसमें हमने ये विषय बीडीओस और सारे अधिकारियों के बीच में रखना शुरू किया कि भाई हम गाय को दूध के लिए नहीं रखते हैं, हम गोबर और गौमूत्र के लिए हम रखेंगे, गोबर गौमूत्र के लिए किसान युवाओं को देंगे। जब ये बातचीत होगी तो जो गाय लेने वाला है उसे पता है कि हम दूध के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि इस पर गौमूत्र और गोबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए ला रहे हैं, तो ये मानसिकता बदलना शुरू होगी। अगर हम इस पर ही चर्चा करते रहे, दूध पे ही चर्चा करते रहे, तो ये गाय लगातार छूटती जाएगी, किसान छोड़ता जाएगा, गौशालाएं बनती जाएंगी। इसका भी कहाँ छोर कहाँ है, एंड कहाँ है? भाई गौशालाएं बनती जा रही हैं। आप देखिए आज 7,700 गौशालाएं हैं, 14 लाख गौवंश गौशालाओं के अंदर है। आज भी रोड पे मिलती है गाय। लोग पूछते हैं कि ये गाय भाई साहब, भाई किसान छोड़ता रहेगा, गौशाला बनती रहेंगी, गौशालाओं में गाय जाती रहेगी, अंत कहाँ होगा? तो हम लोगों ने महाराज जी के साथ मिलकर इस पूरी योजना, इस पर काम करना शुरू किया। तो गोबर गौमूत्र की चर्चा होते होते, और जो आज पूरी दुनिया के सामने एक समस्या आ गई, ईरान और अमेरिका का युद्ध। वो कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका आ गया। तुरंत महाराज जी ने सारी टीम बुलाई, भाई इस पे काम करिए। इससे पहले हम लोगों ने सारे देखा कि ये विभाग अलग अलग काम करते हैं। कृषि विभाग प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा है, लेकिन उस प्राकृतिक खेती पे काम तो कर रहा है, लेकिन उसके यहाँ गाय नहीं है। गाय 30% पे है, 40% पे। जब गाय नहीं है तो वो जीवामृत बनाएगा कैसे? चूँकि हम फील्ड के आदमी हैं, फील्ड में हमने देखा। तो मैं यहाँ दिल्ली आया, यहाँ उनके सचिव से मिला। मैंने कहा भाई आप जो गाय ये प्राकृतिक खेती के लिए चयन करते हैं, तो उसमें गाय तो होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, गाय कहाँ से आएगी? मैंने कहा हमारे पास तो 14 लाख गाय हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी गाय है, सब देने को तैयार बैठे हैं, खाने का खर्चा देने को तैयार बैठे। कुल मिला के ये कई विभाग मिलकर
हम लोगों ने पत्र भेजे, उसमें वन विभाग हो, हॉर्टिकल्चर विभाग हो, जो कैसे नमामि गंगे है, अपना ये उन्नत भारत अभियान है, ये सारे विभागों को मिलकर फिर ये सहकारिता विभाग है, इनको मिला के ये बैठक होना शुरू हो गई। मतलब अभी ये एग्जीक्यूशन के फेज में है। नहीं, आपने कुछ आगे कदम- आगे बढ़े, अब और इससे आगे बढ़े तो 2 3 4 लगातार बैठकें हुई, चर्चा हुई, उसमें से ये निकल के आया, महाराज जी ने निर्देशित किया कि स्वावलंबी खड़ा होना है तो खाद अपनी होनी चाहिए, गैस अपनी होनी चाहिए, नहीं तो हम जो हमारा देश है वो इनके उससे चंगुल से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमें 55% गैस बाहर से लानी पड़ती है, इन लोगों से खाद लानी पड़ती है, जब ये तेल लाना पड़ रहा है और ये एनर्जी हमारी घूम रही है, गाय घूम रही है, बैल घूम रहा है, उसके गोबर गौमूत्र सारी चीज़ है। तो इस पर चर्चा होने के बाद ये तय हुआ कि जो जैविक, जो अभी तक डीएपी जो डालते हैं, इसमें 1% रख के, जैसे 7 बोरी डीएपी देते हैं तो 2 बोरी प्राकृतिक खाद देंगे। तो इसके लिए चर्चा होने लगी, कंपनियां बुलाई गई, कुछ लोग बुलाए गए, तो क्योंकि एक साथ पूरे देश में ज़रूरत होगी, पूरे प्रदेश में ज़रूरत हुई, बड़ा प्रदेश है, खाद आएगी कहाँ से, क्योंकि अभी तक गौशाला में खाद बनती नहीं। तो उस पर एक तरफ बड़ी कंपनियों से भी बातचीत होना शुरू हुई। हम लोगों ने विषय रखा कि भाई इसको छोटे जो किसान हैं, किसान के घर पे अगर छोटी फैक्ट्री है, वो 25-30 हज़ार का बायोगैस आता है, उसमें अगर सब्सिडी दे दी जाए तो हम उसके घर पे फैक्ट्री लगा देंगे, एक छोटी फैक्ट्री उसके घर पे दे दी, वो अपनी गैस का काम कर लेगा, उसको गैस नहीं लेगा, वो अपनी खाद का काम कर लेगा, वो डीएपी यूरिया से मुक्त हो जाएगा। तो हम घर घर में ये लगा दें, फिर एक साथ पूरा काम तो हो नहीं सकता, तो कुछ बड़ी कंपनियों जो सीबीजी प्लांट वगैरह हैं, तो उनसे खाद तैयार होगी, वो सरकार खरीदेगी, वो किसान को देगी। अभी इसका स्टेटस क्या है इस समय? आज अभी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तब इसका स्टेटस अभी स्टेटस ये है कि 1 लाख बायोगैस उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष में लगने हैं। लगने हैं। इसका प्रस्ताव उसका पूरा प्रस्ताव पास हो गया। अगला कदम एक और बढ़ा कि बायोगैस कौन से लगने चाहिए, तो इसके लिए कल ही हम लोग आईआईटी में उन्नत भारत अभियान, उसके नेतृत्व में गौ सेवा आयोग, उन्नत भारत अभियान, स्वदेशी शोध संस्थान, ऐसे सब मिलके कल हमारी एक 150 प्रतिनिधियों की, देश के प्रतिनिधि बुलाए गए, 150 के साथ में हमारी कल कार्यशाला 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चली है। इतनी लंबी कार्यशाला। और आप सोचिए कि वहाँ जो लोग थे वो उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कभी भी 2 सत्र चलते हैं, 2-3 घंटे में लोग ऊब जाते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक कार्यशाला चली इस पर। उसमें कुछ इस तरह के प्रयोगधर्मी किसान बुलाए गए थे, क्या नाम है, ऐसे वैज्ञानिक बुलाए गए थे, कंपनियां बुलाई गई थी जो इस पर काम कर रही हैं। इतना लोगों को इंटरेस्ट था कि 7 बजे तक पूरा देखा उनका। वहाँ डॉक्टर BK विजय हैं, आईआईटी के, उन्नत भारत अभियान वो देख रहे हैं, उनकी गाड़ी गैस से चल रही है, उनका ट्रैक्टर गैस से चल रहा है, उनकी मोटरसाइकिल गैस से चल रही है। तो इतना सुकून मिला सबको कि साहब ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए कंपनियों को अपने अपने उन्होंने वो दिखाए कि हम इतने रुपए में देंगे, ये चीज़ होगी, इतनी गैस बनेगी। तो माने वहाँ पे एक प्रैक्टिकल कार्यशाला थी। गाय न सिर्फ किसान को बल्कि पूरे देश को स्वावलंबी बनाने की शक्ति रखती है, ये हम सब जानते हैं। और स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना क्या होनी चाहिए पर आप लोगों ने यहाँ तक काम कर दिया है। निश्चित तौर पर इसका एग्जीक्यूशन और बहुत तेज़ी से ये जब इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा तो इसके नतीजे भी दिखने लगेंगे। एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि गाय का जब तक, ये तो बात सही है, आपने बाय प्रोडक्ट कहा, पर अल्टीमेटली लोगों की सोच में अभी तक वही बैठा हुआ। उनको अभी जागरूक करना पड़ेगा कि दूध का उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ तक वो सीमित है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं आप? मतलब थोड़ा कि दूध निकाला और उसके बाद गाय काम की नहीं रही तो सड़क पर छोड़ दी। मैं बताऊंगा आपको, ये जो
गोबर गौमूत्र पे बात हो रही है, मैं दूध की तो बात ही नहीं करता। ये बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत एनकरेजिंग लगा। 1.5 साल से आप ताज्जुब करेंगे, मेरी कहीं मीडिया कहीं पीछे खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगी। जो जिले में जाते हैं तो वहाँ पत्रकार वार्ता भी होती है। हमने दूध पे बात करना बंद कर दिया, हमने दूध की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दूध बाई प्रोडक्ट है। अगर दूध पे बात करते रहेंगे तो हमारा नंदी सब चला जाएगा, गाय जो दूध नहीं देगी वो सब चली जाएगी, वो बचेगी नहीं। अच्छा ये बताइए, कोई भी समस्या है उसका कोई समाधान होना चाहिए कि नहीं, हम कि समस्या होती रहेगी। जो लोग दूध को लेने के बाद में छोड़ देते हैं गाय को, उनके लिए क्या कर रहे हैं? एक जो दूध लेके छोड़ते हैं उन्हीं के लिए गोबर गौमूत्र की बात है। गोबर गौमूत्र से मैं एक नहीं, इस पे कोई सख्ती होगी, उनके उनके ऊपर कोई सख्ती की? ऐसा है कि मुझे लगता है कि शक्ति की जब बात आती है तो देखो, धरातल पे हम लोग बात कर रहे हैं। सरकार शासन की तरफ से एक शासनादेश है कि गांव का प्रधान, गांव का सचिव, गांव का चौकीदार अगर कोई गाय छोड़ता है तो वो FIR कराए। आप जानते हैं कि गांव वही होता है, वही लोग होते हैं, वही छोड़ने वाले होते हैं, वही। तो कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे अभी तक कोई ऐसा प्रधान नहीं मिला कि गाय के लिए FIR कराइए, होगी नहीं। मैं बताऊं, अगर इस तरह की जागरूकता और गाय के बारे में संवेदनशीलता लोगों की, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए, सरकार पैसा दे रही है, प्रधान को डेवलपमेंट करने के लिए अलग पैसा आता है, सचिव प्रधान को करते हैं, लेकिन सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रही है। तो सही मायने में तो यह है कि हम लोगों को और पैसा उसमें लगाना चाहिए, समाज से भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग थे, जो हमारे विचार के विपरीत लोग हैं, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इतने महान जो उनको हम संत कहें, गौभक्त कहें, माने योगी जी, जो गाय के लिए मरते हैं, उनको भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो लोग। क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो आप क्यों नहीं खिला रहे हैं भाई? तो तुम्हारा मकसद वहां पूरा हो रहा है, तुम रुपया भी कमा रहे हो, सरकार को बदनाम भी करना चाहते हो। इसको भी, इस समस्या का भी समाधान हम लोगों ने निकाला। तो हम लोगों ने बात करी, बात करने के बाद में ये तय हुआ कि ये गौशालाएं समाज सेवी संस्थाओं को, संतों को, NGO को या तुम्हारा स्वयं सहायता समूह को ये गौशालाएं दे दी जाए। अभी एक लगभग 500 गौशालाएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संतों को, समाज सेवियों को दे दी गई हैं। लगातार ये क्रम चालू है, इसकी लास्ट डेट नहीं है। एक बार लास्ट डेट हुई तो हम लोगों ने कहा भाई इसकी लास्ट डेट नहीं करनी है, ये सारी गौशालाएं अच्छे लोगों को देनी है, नंबर 1। नंबर 2, हम गौशालाओं में जो भी गौवंश है, कम से कम हमारी जो गाय है, देसी गाय है, हम उसको किसानों के घर तक पहुंचा दें, समझा के, बुझा के, उनके साथ वो करके, उनको उसके लाभ गिना के। और लाभ इसके लिए हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जैसे एम्बेसडर बनते हैं या उसको मोटिवेटर कहिए, जो काम कर रहे हैं, जो बायोगैस लगाए हुए हैं, जो उस तरह के और गाय पे, गोबर पे काम कर रहे हैं, गैया रख रहे हैं। एक हमारे एक कार्यकर्ता हैं अवधेश लल्ला, अवधेश प्रताप सिंह लल्ला, वो झांसी के रहने वाले हैं। उन्होंने घूमने वाली गाय उन्होंने अपने घर पे रखी, उनको बढ़िया चारा देना शुरू किया, नेपियर लगाई, बढ़िया चारा देना शुरू किया, सारी गाय ब्याने लगी। जब उनको पोषण मिलेगा तो जो ब्याह नहीं रही है गाय, माने बच्चे नहीं दे रही है, वो भी बच्चे देने लगती है। उस पर हम नस्ल सुधार, तो उन्होंने क्या किया कि उन गाय को नस्ल सुधार करना शुरू किया, अच्छा फीडिंग देना शुरू किया, हरा चारा, नेपियर, मोरिंगा, ये सब देना शुरू किया। आज उनके पास बहुत अच्छी एक गौशाला, एक मॉडल बना के, जो गाय का खर्चा हो रहा था, वो खर्चा निकालने के बाद में बहुत अच्छा उस खेत से, उन खेतियों से कमाई कर रहे हैं। गोपाल भाई सूत्रिया को मैंने देखा है, आप भी जो गुजरात वाले हैं, अहमदाबाद वाले, वो एक दिन बता रहे थे
कि हम 6 नंदी लेके आए। उनका गोबर गौमूत्र हमने इस 1 एकड़ में प्रयोग करना शुरू किया। जो हमारी खाद का खर्चा था वो हमारा 1.5 लाख आता था, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP। उनको खाने पर खर्चा हमने किया केवल 70,000, और जो खाद और वो पड़ती थी 1.5 लाख की। तो एक तो हमने उसमें भी उनको खिलाने के बाद भी हमने उस पैसे को बचाया, दूसरा हमने वो प्राकृतिक चीज तैयार की। मैंने इस पर पूरी सीरीज की, राजा राम त्रिपाठी हो, जी। रमेश भाई रूपा रेलिया हो, ताराचंद दिल्ली हैं, जी। बहुत सारे किसानों के साथ प्राकृतिक खेती पर इतना जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन उसको एक्सपांड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो मतलब 1-2%, 3% भी अगर उसको पूरा कर पा। मैं तो जब भी बात करता हूँ, अभी आज से बात कर रहा हूँ, तो इतना उत्साह होता है कि अगर पूरे, क्योंकि देश की ताकत क्या थी? देश की ताकत गाय माता थी, कृषि थी, और कृषि गाय आधारित, गौ आधारित गौ आधारित, हमारी सबसे गौ आधारित हमारी ताकत है। बिल्कुल। ये एक बार फिर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? पर देखो, कितना समय लगेगा यही सोचता हूँ कि समय अब नहीं लगेगा, वो जल्दी होने वाला है। देखिए, एक तो अभी 2-3 तरह से काम करना है। हमने 3 जिले अभी अपने काम के लिए लिए हैं। जैसे किसान गांव के अंदर खाद बनाएगा, गोबर की एक कीमत होगी। ऐसे 3 जिलों ने ऐसा काम शुरू किया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, जिलाधिकारी और सारे अधिकारियों को जो प्रमुख इसके संबंध में जुड़े हुए। हाँ, ये अच्छा मॉडल। फिरोजाबाद में एक सरकार इसमें कुछ फंडिंग कर, हाँ, वो बता रहा हूँ, कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ में, जो गांव के अंदर एक तो खाद बड़ी कंपनियां बनाएंगी, लेकिन एक हमारे गांव के अंदर एक RRC मॉडल बने खड़े हैं जो खाद बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो हमने कहा भाई इसका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारा युवा बेरोजगार जो है वो खाद बनाएगा, स्वयं सहायता समूह उनको काम मिलेगा, इनको काम मिलेगा, गाय के गोबर की एक कीमत हो जाएगी, और वो गांव में खाद बनाएगा। बनाने के बाद वो उसी जो कोऑपरेटिव की एक क्षेत्र में एक दुकान वो होती है, तो वहां से वो खाद बना के उसको दे देगा, या माने वहीं से उठवा देगा। एक अंतिम प्रश्न इसमें और थोड़ी सी, तो एक तो ये कम से कम, जैसे फिरोजाबाद जिले में मैं बात करूं तो 5 से वहाँ RRC मॉडल वो है सेंटर, 5 से RRC सेंटर पर अगर ये काम होता है, हमने जो प्लान बनाया है, बनवाया है, अभी प्लान बनवा दिया है, आगे काम उस पर, तो कम से कम एक सेंटर पर 4 लोगों को काम मिलेगा। जो गांव की महिला होगी, गरीब होगी, स्वयं सहायता समूह में गांव के लोग जुड़े होते हैं, उन पर काम नहीं उस तरह का होता है, वो काम करेंगी वहाँ, और 2000 लोगों को एक जिले में कम से कम काम मिल जाएगा। एक बिल्कुल जिनको काम कोई देगा नहीं, दे नहीं पाएगा, और वहीं की वहीं गाय का पैसा, जो गोबर का पैसा किसान को मिलेगा। गौशाला में गोबर पड़ा है उसका भी यूज हो जाएगा। फायदा तो हमको सर समझ में आ गया है। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसको कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत ही भविष्य की या फ्यूचरिस्टिक एक बहुत बेहतरीन योजना है, जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया छोटे छोटे मॉडल से। एक महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं, चाहे आयुर्वेद, जो आप बातें जितनी कह रहे हैं ना कृषि के लिए, जी, आयुर्वेद की चुनौतियां भी यही रही है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा मार्केट और बाजार है। आप जिस प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खाद की बात कर रहे हैं, उसके सामने यूरिया का, रासायनिक खादों का एक बहुत बड़ा बाजार और मार्केटिंग है, और ये बहुत तगड़ी लॉबी है। लोगों में आज भी ये भ्रम है कि यूरिया हमको ज्यादा फसल देता है, जल्दी फसल देता है। इस चक्कर में प्राकृतिक खाद को जानते बूझते भी लोग इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर करें? ऐसा है कि अभी जब यूरिया की और इसकी शुरुआत जब हुई थी, हरित क्रांति, हरित क्रांति से पहले, हाँ, मतलब हाँ, हरित क्रांति में उसको बढ़ा दिया हमने, एक्सेलरेट। तो उस समय लोग इसको डालते नहीं थे, जिनको दी जाती थी वो लेते नहीं थे। लेकिन इसका एक तरह से कहिए तो डलवा दी गई, और इसको एक आदत धीरे धीरे उनकी बनाई गई कि जमीन को, मिट्टी को खराब कर, मिट्टी को खराब किया, पानी खराब किया, सारी चीज़ें खराब की। आज वो किसान उस चंगुल में फंसा हुआ है। वो क्या है, हम समाजसेवी लोग हैं, अब सरकार में आए, सरकार की योजनाएं, सरकार में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो नौकरी पूरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, डिवोटेड लोग चाहिए। आज हमको ऐसे अधिकारी मिल रहे हैं जो डिवोटी है,
मैं कई अधिकारियों से, चूँकि मैं संपर्क में हूँ लखनऊ में, जब तक डिवोटी लोग नहीं मिलेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ता है। तो हम किसान को जो ये योजना बनी है कि एक किसान को 2 बोरी डीएपी के साथ में ये जैविक खाद दी जाएगी, प्राकृतिक खाद दी जाएगी, एक बार उसको दी जाएगी। कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आज समझना शुरू हो गए हैं क्योंकि लगातार इस पर मेहनत चल रही है। तो जब 2-2 बोरी दी जाएगी और वो उससे कहा जाएगा भाई तू इतना डाल के अलग से कर, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक अभी अगला और कदम हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हर जिले में जैसे गेहूं की रेट 2,500 रुपये है, हम कृषि विभाग से मिलके, उनसे मिलके हम लोग आगे और एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उसमें एक चाहेंगे और ये हम करा लेंगे, हमें विश्वास है कि उसकी 1,500 रुपये रेट अलग रख के ये प्राकृतिक गेहूं 3,000 रुपये इसकी रेट होगी, प्राकृतिक धान ये इतने रुपये रेट, उसका थोड़ा सा बढ़ाओ। उसके लिए मार्केट में हर जगह अब एक दुकान शुरुआत उसकी कर दी जाए। ऑलरेडी मैं जानता हूं कि मार्केट में आप जाइए, ऑर्गेनिक के नाम पर जितने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनके दाम बहुत हाई होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मिल और ऑर्गेनिक की भी ब्रांडिंग है। लेकिन यहाँ पर जो उपाध्याय जी ने बात कही है वो उस ऑर्गेनिक की बात कही है जो सचमुच ऑर्गेनिक। गौ माता अमृत है हम लोगों के लिए। गौ माता यूं ही पूजनीय नहीं, इस धरती पर ऐसा कोई अन्य प्राणी नहीं है जिसका अपशिष्ट भी हमारा संवर्धन कर धरती को आगे बढ़ाता है, हमको आगे बढ़ा। ये बहुत सुंदर चर्चा थी, हालांकि ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, तो मैं विस्तार से आपसे फिर इस पर कभी चर्चा करूंगा। आज आपने कई जानकारियां दी, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम बिल्कुल हम लोग जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी विषय और भी शेष हैं, तो आगे मैं जानता हूं कि इस पर पूरी एक सीरीज की जा सकती है बहुत, जी। क्योंकि बहुत सारी बातें, जैसा मैंने कहा भी कि कई किसानों से हमने बातचीत की है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौवंश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आप एक बिंदु और मैं, चूंकि वो महत्वपूर्ण है और आपके माध्यम से वो जाएगा। एक गौ माता जो है बेरोजगारों को रोजगार देने वाली है, बीमारियों से बचाने वाली है, धरती को बचाने वाली है, पानी को बचाने वाली है, प्रकृति को बचाने वाली है और पर्यावरण को बचाने वाली। ये सारी समस्याओं के समाधान इस गौ माता से हैं। जो युवा रोजगार लेने के लिए दिल्ली जाता है, कि बम्बई जाता है या अपने नज़दीक के बड़े शहर में जाता है, उसे छोटे शहरों में 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, बड़े शहरों में 10-12-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर मान लीजिए फिरोजाबाद से आके कोई यहाँ 15 हज़ार की नौकरी करता है तो घर पे 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाता, इतना खा पी के। अगर वो 4 गौवंश और इस प्राकृतिक खेती पे काम करे, बायोगैस लगा ले, अपनी माँ बाप की सेवा करते हुए, गाय की सेवा करते हुए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा। 2-3 साल के बाद वो सम्मानित व्यक्ति हो जाए। दूसरा, सरकार की तरफ से भी गाय के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 2 गाय कोई लेता है तो उसे 80 हज़ार रुपये सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अच्छी गाय है तो उसको 10-15 हज़ार प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। नंदिनी योजना, मिनी नंदिनी योजना जो लगातार निकाली जा रही हैं, माने बेरोजगारी को दूर करने का काम भी, क्योंकि जब प्राकृतिक खेती होगी, करने वाले होंगे उनको रोजगार मिला, खाद बनाने वाले होंगे उनको रोजगार मिला, मार्केटिंग करने वाले होंगे उनको रोजगार मिला। साथ में सबसे बड़ा जो काम होगा, 2 काम हो रहे हैं इसमें बड़े। एक तो सरकार को बचाने का काम भी यही किसान जो लोग अपने को ही हीन भावना से देखते हैं, वही किसान सरकार को बचाने का काम करेगा, क्योंकि इतना पैसा बचाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात करेगा वो, क्योंकि उसको अन्नदाता कहते हैं, दाता। वो जो आज बीमारियां घर करती जा रही हैं, WHO की रिपोर्ट है 2030 तक आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। ये WHO की रिपोर्ट है, ये आप लोग उसकी जानकारी कर लीजिए। और इसका उदाहरण पंजाब बन चुका है कि पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है, उसको कैंसर ट्रेन ही नाम हो गया उसका। अगर ये स्थिति नहीं बदली, आज माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं। देश को बदलना है तो गैया के माध्यम से, जो हमारी गैया मैया है, यही हमारा कल्याण। मैंने कहा ना, देखिए सर, ये इतने सारे विषय हैं
और इन विषयों को, हर एक विषय को, जितनी बातें अभी आपने कही है, सबको डिटेल में रखना जरूरी, तो हम इस रखते रहेंगे, क्योंकि ये भी अपनी मैं अपनी तरफ से क्या सेवा कर सकता हूँ, यही सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। लोगों तक ये बात पहुंचे, और आप कर ही रहे हैं जमीन पर बिल्कुल, जाकर, बिल्कुल। तो हम बातचीत करते रहे। जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी बात को रखिए, आप गाय माता की जरूर आप सेवा करते होंगे, या कम से कम सम्मान करते होंगे। गौ सेवा के लिए आप कर क्या रहे हैं, और अभी कोई सुझाव आपका हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़।